डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं आरयूएचएस का एक एग्जाम हुआ था 2019 में। उसका पेपर में डिस्कस करने वाला हूं। उससे आप लोगों को क्या फायदा होने वाला है, इससे आपको एग्जाम में किस तरह का पेपर आने वाला है, किस तरह का पैटर्न आने वाला है, कौन कौन सी सवाल, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो ध्यान देना, अपन बी फार्म थर्ड सेम की बात कर रहे हैं, जो जिसका कोड नंबर है BP302T, दैट इज फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। ओके, इसकी अपन बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अपन ये है 11/7/1919 में ये पेपर हुआ था, जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का है। जनरली इस तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस में क्या कंसेप्ट होता है, आपको क्या कहानी होती है, ये चीज बता देता हूँ। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पे रोल नंबर के अलावा आपको कुछ नहीं लिखना होता है। ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपका ये रहता है कि ए सेक्शन में आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। उस ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस कंपलसरी है, इसमें कोई चॉइस नहीं है, पूरे के पूरे करने होते हैं। और ये सेक्शन 20 नंबर के होते हैं, इसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं जनरली, जिसके हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। इस तरह से 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे सेक्शन में तीसरा पॉइंट क्या है, सेक्शन बी के लिए है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 होते हैं। और इनमें से मतलब 3 क्वेश्चंस हो गए आपके पास। इन 3 क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जिनका आपको आंसर करना होता है फुल स्ट्रेंथ में, मतलब फुल में। और इसके हर क्वेश्चन 10 नंबर का, इस तरह से 20 नंबर का बी सेक्शन हो गया। ये हमारा थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट क्या रहता है, सेक्शन सी, जिसमें 6 और 7 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें एक क्वेश्चन में एक में 5 क्वेश्चन होंगे, दूसरे में 4 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे जो आंसर आपको करना है, 5 में से 4 और 3 में से 4 में से 3 करने हैं। इस तरह से 4 और 3 टोटल 7 क्वेश्चन हो गए दोनों में से। और हर क्वेश्चन का 5 नंबर होता है। इस तरह से मिला के यहाँ पे 35 नंबर का सेक्शन होता है। 35 और 20 प्लस 20, इस तरह से मिला के टोटल आपका 75 मार्क्स का होता है। टोटल क्वेश्चन पेपर आपका 75 मार्क्स का होता है। ये चीज आपको पता होगा, नहीं पता तो आपको पता लग गया होगा। अब आपको ध्यान से सुनना है कि किस तरह से सवाल आए थे। दोस्तों, ए सेक्शन की बात कर रहे हैं, जहां पे ध्यान देना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वेरी शॉर्ट, मैक्सिमम 20 वर्ड जनरली। बफर कैपेसिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। बफर कैपेसिटी, ओके, सिंपल सा इसका डेफिनेशन लिखना है। चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, उसका एग्जाम्पल के साथ में आप आंसर लिखेंगे, डेफिनेशन के साथ में, और इसका एग्जाम्पल लिखेंगे तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद में आता है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है। अगेन इसको क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, और इसका किसी क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर का जैसे कोई एग्जांपल हो तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। फिर आता है एचएलबी वैल्यू। एचएलबी वैल्यू क्या होती है, डेफिनेशन, और ये किसके नाम से एचएलबी वैल्यू पढ़ा था, मतलब किसने दिया था, इसका साइंटिस्ट का नाम, और इसकी रेंज क्या होती है। ये चीज आप लिखोगे तो इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसी तरह से सॉल्युबलाइजेशन, सॉल्युबलाइजेशन क्या होता है, अगेन डेफिनेशन, और इसका एक एग्जांपल देंगे तो आपको अच्छा रहेगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में 10 नंबर का कंप्लीट होता है, और आपको ये आंसर कंपलसरी होता है, पूरा का पूरा देना होता है। फिर उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, फॉलोइंग आंसर फॉलोइंग वेरी शॉर्ट। पहला सरफेस एक्टिव एजेंट, सरफेस एक्टिव एजेंट्स की अगेन डेफिनेशन आपको शायद पता होगा, ये एचएलबी वैल्यू से रिलेटेड है, और इनकी एचएलबी वैल्यू क्या होती है ये चीज, और एक एग्जांपल इसका आप लिखोगे सरफेस एक्टिव एजेंट का, तो 100% पूरा होगा। नेक्स्ट आता है आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिसिटी का मतलब यहाँ पे है आइसोटोनिक सॉल्यूशन किस तरह से बनाते हैं, किसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, और यहाँ पे कहाँ पे सिग्निफिकेंस होता है, जनरली आपको शायद पता होगा पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स में इसका सिग्निफिकेंस होता है। फिर आता है इसका बफर। बफर की अगेन डेफिनेशन, डेफिनेशन के साथ में यहाँ पे इसको किस तरह से, इसका एक एग्जांपल लिखेंगे, केमिकल, केमिकल एग्जांपल लिखेंगे, जैसे या जो यूं कहूंगा, जो ऑफिशियल बफर है, ऑफिशियल बफर जैसे फोस्फेट बफर है, जिनको अपन बोलते हैं फोस्फेट बफर, ये चीज होती है, इसको आप एग्जांपल के तौर पे लिख देंगे तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगेन यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन के
बाद में यहाँ पे इसका एग्जाम्पल के तौर पे आप जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसमें यूज होता है, मतलब जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होती है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है। मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका होता है, वाटर का होता है, जो 80 होता है। ओके, ये चीज आपको लिखनी होती है, तो आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट इंटरफेशियल टेंशन। इंटरफेशियल टेंशन अगेन डेफिनेशन और इसका सिग्निफिकेंस ज्यादा नहीं लिखना, ध्यान रहे सिग्निफिकेंस ऐसा नहीं कि आपको आधा पैराग्राफ भर दे, 20 वर्ड्स में ही लिखना, मतलब 2-3 लाइन मैक्सिमम आपको लिखना है इसमें। एक लाइन में था डेफिनेशन, दूसरी लाइन में आपका इसका सिग्निफिकेंस कि इसका यूज कहां होता है। इस तरह से आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों सेक्शन बी की। सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर है जिसमें आपको एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस करने, अटेम्प्ट एनी 2। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस मेथड्स टू डिटरमाइन सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन इन डिटेल। तो ध्यान देना यहाँ पे इसका आंसर कैसे करना वो चीज बता रहा हूं आपको। पहले आपको सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन, और दूसरा यहाँ पे इंटरफेशियल टेंशन क्या होता है, ये इन दोनों की डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद में इनका मेथड लिखना है, कौन कौन से मेथड्स है। और ध्यान रहे पहले मेथड का लिस्ट करना है, लिस्ट करने के बाद में इनकी आपको इंडिविजुअल डिस्कशन करना है। इंडिविजुअल डिस्कशन करोगे तभी, और जहां आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के तौर पे समझा सकते हो उसको उतना ही अच्छे डायग्रामेटिक तरीके से समझाओ तो आपका आंसर कंप्लीट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्लासिफाई द एग्जाम कॉम्प्लेक्सेस एंड डिस्कस देयर मेथड्स ऑफ एनालिसिस इन डिटेल। तो ध्यान दें यहाँ पे अगेन क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन और इसका एक एग्जाम्पल कि एग्जाम्पल की कॉम्प्लेक्स का एक एग्जाम्पल दे दिया आपने कि ये एग्जाम्पल होता है। उसके बाद में यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखना है। क्लासिफिकेशन में ध्यान दें, क्लासिफिकेशन में एग्जाम्पल से एग्जाम्पल भी आप कोट करेंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा माना जाएगा। और उसके बाद में उसका एनालिसिस के साथ, एनालिसिस कौन का वाला एनालिसिस के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, लिस्ट पहले लिस्ट लिखनी है। उसके बाद में आपको इंडिविजुअल एक एक को डिस्कस करना है, तब आंसर आपका बहुत अच्छा होगा, मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 होगा राइट ए डिटेल अकाउंट ऑफ वेरियस मेथड्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ आइसोटोनिसिटी इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। तो देखिएगा यहाँ पे आइसोटोनिसिटी जैसा अभी पहले क्वेश्चन में आया था, आइसोटोनिसिटी आपको यहाँ दोबारा से क्वेश्चन के हिसाब से आइसोटोनिसिटी की डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिख के फिर उसके बाद में कौन कौन से मेथड्स हैं, मेथड्स का लिस्ट लिखेंगे। लिस्ट लिखने के बाद में उनका इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन करेंगे, इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे, और इंडिविजुअल डिस्कस करते हुए आपको एग्जाम्पल और लिखना है। और एग्जाम्पल में भी ध्यान रहे यहाँ पे किस तरह से लिखना है कि यदि कोई क्वेश्चन में यदि आपको कैलकुलेशन वाला एग्जांपल दिखा रहे हो तो वो एग्जांपल कैलकुलेशन सहित आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको यदि इस तरह से दिखा दिया तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर मिलेंगे। ओके, इस तरह से आपके पांचों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जिसमें यहाँ पे ध्यान रहे 2 ही क्वेश्चन करने हैं। अब आपको कौन सा अच्छा आता है इसी तरह से आपको आंसर करना है। फिर अपन सेक्शन सी पे चलते हैं। सेक्शन सी में छठा क्वेश्चन आता है। छठा क्वेश्चन में ध्यान देना, यहाँ पे 4 क्वेश्चन करने, एनी 4 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर का, इस तरह से 20 नंबर का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान देना, पहला क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल रोटेशन पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे ध्यान देना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की सबसे पहले डेफिनेशन और उसके बाद में इसका फॉर्मूला लिखना है। उसी तरह से यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन की भी डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला लिखना है। फिर यहाँ पे ध्यान देना इसका साथ में सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस किस तौर पे लिखेंगे आप लोग, ध्यान देना यहाँ पे सिग्निफिकेंस लिखना है। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स हमारे सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्या सिग्निफिकेंस है ये चीज आपको लिखनी है। फिर आता है रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ क्या होता है, पहला इसका डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद में इसका डेरिवेटाइजेशन। डेरिवेटाइजेशन
डेरिवेटाइजेशन में आप इसको कंप्लीट डेरिवेटाइज करें, डेरिवेटाइज करेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। डेरिवेटाइजेशन करने के बाद में इसका सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मतलब कहां पे इसको यूज किया जाता है, और उसका कोई इसके डेविएशन और आपको लिखने हैं, मतलब कौन सी चीजें इसको ये फॉलो नहीं कर पाता, इस रूल से कौन सी चीज फॉलो नहीं होती, ये चीज आपको आंसर करनी है। ओके, फिर आता है नेक्स्ट कौन सा, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। स्प्रेडिंग कोफिशिएंट कहां यूज होता है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद में स्प्रेडिंग कोफिशिएंट, इसका सिग्निफिकेंस कहां, सिग्निफिकेंस या यूं कहूंगा यहां पे इसका यूज कहां होता है, यूज कहां होता है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट मतलब जहां स्प्रेड करने की सिचुएशन आ रही हो, स्प्रेड करने की सिचुएशन का मतलब जहां पे क्रीम्स या इस तरह के इमल्सन्स या उनमें इसको यूज करते हैं, जैसे जनरली सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में इसको यूज करते हैं, तो ये चीज आपको शायद पता होगा। फिर आता है नेक्स्ट कौन सा, पॉलीमॉर्फिज्म एंड यूटेटिक मिक्सचर। ध्यान देना यहाँ पे अगेन दोनों की डेफिनेशन लिखना, पॉलीमॉर्फिज्म की भी लिखनी है और यूटेटिक मिक्सचर की भी लिखनी है, और उसके बाद में पॉलीमॉर्फिज्म कितने तरीके की होती है वो चीज आपको डिस्कस करनी है, यूटेक्टिक मिक्सचर कितने तरीके के होते हैं वो डिस्कस करनी है, और फिर इनके बाद में इनका सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस कहां पे, इसका यूज यूं कहूंगा, यूज कहां पे, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से डोजेस फॉर्म को डिजाइन करने में इन दोनों फैक्टर्स का क्या रोल होता है वो चीज आपको नोट डाउन करनी है, वो चीज आपको लिखनी है। फिर क्वेश्चन आता है एचएलबी स्केल एंड इट्स एप्लीकेशन। अगेन यहाँ पे एग्जामिनर ने वैसा ही क्वेश्चन दिया जो अभी आपने सेक्शन ए में पढ़ा था, तो ध्यान देना एचएलबी वैल्यू जो होता है उसका पहले सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है। अब आप कहेंगे सर डेफिनेशन हम लिख चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आंसर को आपके दोबारा डेफिनेशन लिखोगे, डेफिनेशन लिख के उसके बाद में उसकी स्केल बताओगे, पूरी स्केल बताओगे, कौन सा सेक्शन में सॉल्युबलाइजिंग एजेंट होते हैं, कौन से सेक्शन में इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं, कौन से सेक्शन में सस्पेंडिंग एजेंट होते हैं, उनकी क्या क्या होती है, और इसमें जनरल कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे जो पॉलीमर्स होते हैं उन पॉलीमर्स की कितनी कितनी वैल्यू होती है, एचएलबी वैल्यू वो, या यूं कहूंगा स्प्रेडिंग एजेंट, या इन सब में कौन कौन से आते हैं वो चीज आपको एग्जाम्पल लिखना, ट्विन लिखेंगे, स्पान लिखेंगे, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट यहाँ पे आंसर। फिर उसके बाद में इसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब, एप्लीकेशन आप यदि इसको समझाएंगे, यहाँ पे जो अलग अलग एजेंट लिखेंगे वही एप्लीकेशन इसकी हो जाएगी, मतलब इमल्सन बनाने में, सस्पेंशन बनाने में, सॉल्युबलाइजेशन में, डिपेंडिंग ऑन द सारे पॉइंट्स में आपको कंप्लीट आंसर इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। ध्यान रहे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सारे बताए हैं, लेकिन यहाँ पे 5 में से आपको 4 ही क्वेश्चन करने, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, इस तरह से 20 नंबर के आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। फिर दोस्तों अब अपन आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड सेक्शन, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। अगेन यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, इस तरह से 15 नंबर के सवाल है। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रोटीन बाइंडिंग। तो ध्यान रहे प्रोटीन बाइंडिंग के लिए क्या करना है, पहले इसका डेफिनेशन, प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है, उसके बाद में इसकी प्रोटीन बाइंडिंग कितने तरह की होती है, कि किस किस तरह से बाइंडिंग करता है, और उसकी एप्लीकेशन या इसकी सिग्निफिकेंस, डोजेज फॉर्म में कहां सिग्निफिकेंस आती है, ये चीज आप इसको लिखेंगे तो आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ बफर एंड डिटरमाइन द बफर कैपेसिटी। तो ध्यान देना अगेन डेफिनेशन लिखेंगे बफर की, और उसकी बफर एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन किस तरह से, मतलब डोजेज फॉर्म में इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, ये चीज है बफर से रिलेटेड, और इससे रिलेटेड मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, इसको डिटेल पढ़ लेना, आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। उसी तरह से डिटरमाइन बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी कैसे, सबसे पहले बफर कैपेसिटी की यहाँ पे अगेन डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन भी मैं यही कहूंगा दोबारा आपको लिखनी है क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद में यहाँ पे उसके कौन कौन से मेथड्स है वो मेथड्स आपको लिख के उसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से लिखेंगे तो बहुत अच्छा आंसर होगा। उसी तरह से नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका लॉ क्या हो, पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद में उसका लॉ लिखेंगे कौन सा लॉ है, और उसके बाद में इसकी सिग्निफिकेंस जो, या इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो एप्लीकेशन लिखेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन होता है। फिर आता है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। मतलब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ध्यान देना सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद में अगेन यहाँ पे
कौन कौन से फैक्टर्स है, फैक्टर्स को आप लिस्ट करेंगे, लिस्ट करके आपको हर इंडिविजुअल फिर हेडिंग डाल के उनको डिस्क्राइब करेंगे तो आपका आंसर अच्छा होगा। उस तभी इसी तरह से आप आंसर का पैटर्न लिखेंगे तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। दोस्तों इसी तरह से आपका क्वेश्चन पूरा होता है। ये मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया, जो मैंने आपको सारा एक साथ बता दिया है। ये आपके इंस्ट्रक्शन थे, पहला सेक्शन ये हो गया, दूसरा बी सेक्शन ये हो गया, सी सेक्शन ये हो गया। इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत आपको बेस्ट विशेष। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में आप क्या और मेरे से किस तरह का क्वेश्चन पेपर चाहिए और आपको किस तरह का आपको मैटर चाहिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, आपके डिफरेंट एग्जाम्स के रिलेटेड, चाहे फार्मासिस्ट हो, डीसी हो, चाहे जीपेट हो, किस तरह का आपको मैटर चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू। फिर से नया एक वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू वंस अगेन।